अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी देर बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। अपनी यूरोप ट्रैवल सीरीज़ को आपके सामने जो है ना लेकर आने लगा हूँ। बहुत वक्त गुज़र गया है ट्रैवल किए हुए ऑलरेडी, तो सोचा इस बार जो है ना ये काम ज़रूर निपटाना है और वीडियोस पे काम करना है। एक मेरे लिए भी मेमोरी रहेगी, ठीक है, और मेरे दोस्तों को भी जो है ना वो ये देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। अपने ये जो मोमेंट्स थे वो रिलीव कर सकेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है ना वो सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे ये हम लोगों ने यूरोप के बारे में सोचा और कैसे उसको जो है ना फिर एग्जीक्यूट किया और कैसे वीज़ा मिला और कैसे हम लोगों ने फिर ट्रैवल किया। बहुत मतलब कि प्रिविलेज वाली बात ही है कि मैं तो समझता हूँ कि जो वीज़ा मिलना होता है वो वैसे ही एक प्रिविलेज होती है। तो इस मामले में काफ़ी लकी रहा हूँ मैं भी और दोस्त भी कुछ, कि सारे नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा एक जो ना वो एक ट्रेजेडी है कि सारे लोगों को वीज़ा नहीं मिल पाया, लेकिन मेजॉरिटी को वीज़ा मिल गया था इवेंचुअली। तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि वेब समिट के बारे में जो है ना वो हम सब ने सोचा कि इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और इसकी तैयारी पकड़ते हैं, और हम लोगों ने उसका टिकट जो है ना हासिल कर लिया और उसके बाद जो है ना वो वीज़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो काफ़ी उसके लिए तगोदो करने पड़ी और सब लोगों ने इकट्ठे जो है ना वो एक वीज़ा एप्लीकेशन जो थी अपनी बनाई। डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट थी, जो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब हमने जो है ना वो बनाए और तकरीबन इतनी मोटी जो है ना वो बंडल हो गई थी डॉक्यूमेंट्स की, जो हमने इवेंचुअली सबमिट करवाए जेरीज़ के ऑफिस में लाहौर में। तो इवेंट से 2 माह पहले जो ना वो अप्लाई किया 12 सितंबर को। उम्मीद थी कि 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर जो ना हमें कोई रिस्पांस मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी पुर्तगाल एम्बेसी को अपने इस इवेंट के बारे में बताया, क्योंकि हमें एक प्रोसीजर मिला हुआ था जिसके तहत हमने ईमेल करना था उन्हें, और उन्होंने जो ना हमें अपॉइंटमेंट दे दी और हमने जेरिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवा दिए। अनफॉर्चुनेटली 1 हफ्ते के अंदर ही जो ना हमारी पहले रिजेक्शन आ गई, जो कि बड़ी डिसहार्टनिंग थी, क्योंकि उस बंदे की प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो उसका तो वीज़ा रिजेक्ट होना कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा हाँ, अगर उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है तो हम किस खेत की मूली हैं। मेरी तो मेरे ख्याल है मेरी सबसे जो है ना वो कमज़ोर प्रोफाइल थी ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन मुझे जो है ना वहाँ से कॉल आई एम्बेसी से, उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस तरह आ जाएं, इंटरव्यू है आपका। तो 1 दिन के नोटिस पर उन्होंने मुझे जो है ना वो कॉल की, तो मैं खुद ही इस्लामाबाद ट्रैवल करके गया और एक रात रहना पड़ा मुझे वहाँ पे, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल कि सुबह 10 बजे जो है ना पहुँचा जाए उनके ऑफिस लाहौर से निकल के। तो रात स्टे किया वहाँ पे और इंटरव्यू जो है ना वो उनकी एम्बेसी में मैंने दिया, और काफ़ी जो है ना वो प्रेसिंग क्वेश्चंस थे उनके, और उनमें बड़ी स्ट्रेंज बात ये थी कि जो भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो पुर्तगाल के नहीं थे, ठीक है। तो एक पाकिस्तानी था, एक कोई और नेशनलिटी का बंदा था, एशियन ही था। तो उसने मुझसे मेजॉरिटी सवाल किए, इंग्लिश में किए, इंग्लिश में जवाब दिया मैंने। उन्होंने कहा ठीक है। तो जो पाकिस्तानी लड़का था उसने काफ़ी प्रेसिंग क्वेश्चंस किए, तो मैंने कहा शायद ये जो है ना गड़बड़ कोई कर दे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करने के बाद वीज़ा मुझे मिल गया, और उन्होंने सिर्फ मुझे 19 डेज़ का वीज़ा ग्रांट किया जिन डेज़ में इवेंट था। उसके अलावा उन्होंने मुझे वीज़ा नहीं दिया। जो बाकी मेरे ट्रैवल प्लान्स थे उसमें तकरीबन टोटल 20 दिन के जो है ना वो हमारा ट्रैवल प्लान था, लेकिन उन्होंने मुझे 6 दिन का वीज़ा दिया। तो 2 का ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका था, तीसरा मुझे वीज़ा मिल गया, 6 डेज़ का मिला। मतलब मैं फिर भी खुश था कि इट्स बेटर देन नथिंग, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट है,
कि महंगी फ़्लाइट लेके जाना है, सारा कुछ करना है, लेकिन चलें इट्स ओके। तो बाकी जो 2 दोस्त थे उन दोनों के भी जो ना वो अप्रूव हो गए। एक को 10 डेज़ का मिला, एक को फुल नंबर ऑफ़ डेज़ का 20 डेज़ का मिल गया। तो वो ट्रैवल प्लान्स थोड़े से ख़राब उन्होंने हमारे कर दिए। ठीक है, पहली बात तो ये तो हमने सोचा नहीं था कि हम सब नहीं जाएंगे, लेकिन वो सब वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। ठीक है, किसको किस जो है ना पॉइंट के ऊपर वो पकड़ लेता है, कोई समझ नहीं है हमें इस बारे में। तो मैं कोई बहुत एक्साइटेड था, और उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट्स हो रहे थे हर जगह पे। इवन कि जो सबसे इजीली दे देता स्पेन, वो भी पाकिस्तानी के वीज़ा रिजेक्ट कर रहा था। तो फिर भी मतलब कि खुशी थी कि चलो मिल गया, लेकिन जो है ना ट्रैवल प्लान्स थोड़े से डिस्टर्ब कर दिए उसने। और उसके बाद मैंने जो है ना जैसे ही मेरा वीज़ा आया, मैंने टर्की जाना था, अपना टर्की का वीज़ा अप्लाई किया फैमिली के साथ। उस पर तकरीबन 3 हफ्ते मुझे लग गए वीज़ा आने में, और फिर बाद में वो बैक टू बैक ट्रैवल मेरा हो गया। पहले 10-11 दिन का टर्की का ट्रैवल रहा, उसके बाद जैसे ही आया हूँ 2 दिन के ब्रेक के बाद मेरा यूरोप का ट्रैवल स्टार्ट हो रहा था। तो हमें टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव मिला। उसकी वजह ये थी कि तकरीबन 50 के करीब तो ईज़िली जो है ना वो हमें फ़र्क महसूस हुआ, क्योंकि एक तो वो वीज़ा जल्दी नहीं आ रहा था दूसरे लोगों का, और वो जब आया तो नंबर ऑफ़ डेज़ डिफरेंट थे। तो ये जो है ना बहुत गड़बड़ हो गई। और फिर अपील पे उन्होंने बहुत टाइम लिया है दोनों दोस्तों की। एक को जल्दी जो है ना वो कर दिया फ्री, उसको फिर अपील में रिजेक्ट कर दिया, और एक को जो है ना वो बहुत देर बाद, इवन के इवेंट भी गुजर गया उसके बाद उन्होंने वीज़ा ग्रांट किया, तकरीबन नवंबर के एंड पे। तो उसके बाद जो है ना अपना ट्रैवल जो है ना मैंने स्टार्ट किया। दोस्त मेरा 2 दिन पहले जो है ना लाहौर से चला गया था, और मैंने 2 दिन बाद जाना था, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ़ डेज़ कम थे। तो हमने ये सोचा हुआ था कि अलग अलग जो है ना वो चलते हैं और देखते हैं किस तरह ये मैनेज होता है। तो एयरपोर्ट पे थोड़ा सा उसको हैसल हुआ पाकिस्तान के, क्योंकि वो भी थोड़े से अब चौकन्ना हुए हैं। लोगों ने हमारे मामला बहुत ख़राब कर दिए हुए हैं, जो गलत जाके जो ना गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करते हैं दूसरे ममालिक में, और वीज़ा वायलेशन जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ भी जो ना वो चौकन्ना हो चुकी हैं। तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की कि ये कंट्री तो वीज़ा ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो आपका कैसे लग गया है। लेकिन इवेंचुअली जो है ना हमें हमारे एमिरेट्स आईडी ने थोड़ा हेल्प आउट किया है। और जब मैंने जाना था मुझे भी उन्होंने पूछा कि भाई किस तरह लगता है, कैसे लगा। वो मतलब फ्रेंडली माहौल में उसने मुझसे पूछा, और मैंने बताया भी मैं तो अप्लाई किया, इस तरह मुझे मिल गया है, और सिर्फ इवेंट की बेसिस पे ही जो है ना मुझे मिला है, वरना शायद ना मिलता अगर मैं विज़िट वीज़ा पे जाता घूमने फिरने के लिए। तो मेन जो वजह मिलने की है वीज़ा, वो इवेंट ही है। तो उसके बाद जो है ना मैंने अपना चेक इन काउंटर से मुझे जो है ना वो वाउचर मिल चुका था दुबई कनेक्ट के लिए, क्योंकि मेरा लेओवर बहुत ज़्यादा लंबा था दुबई में। तो उन्होंने मुझे एक दुबई कनेक्ट की जो सर्विस थी वो मुझे प्रोवाइड की, और मैं बड़ा लकी था कि मुझे मिली, मेरे दोस्त को नहीं मिल पाई। तो उसका भी कोई क्वालिफ़िकेशन सीन है, ठीक है, तो उसके तहत वो मिलता है। तो मैं शायद लकी था, और मुझे समझ लें कि एक्सपीरियंस करना था, इसलिए मुझे मिल गया, वरना मैंने तो मेंटली प्रिपेयर्ड था कि 8 घंटे एयरपोर्ट पे ही गुजारने हैं। और मेरा माइंड भी यही था कि इस बार दुबई का एयरपोर्ट एक्सप्लोर करना है। ये जो इनका इतना मेगा स्ट्रक्चर है, इसको देखें तो सही कैसा है। उसके बाद जहाज़ में बैठे हैं, जहाज़ तकरीबन 1 घंटा लेट निकला है, और लेकिन जो उसका अराइवल टाइम था दुबई में वो उसी पे पहुंचा है। बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। जो हमारा ट्रैवल था वो तकरीबन 3-3.5 घंटे का, वो 3 घंटे का तो कम से कम बता रहा था, और हम जो है 2.25 घंटे में लाहौर से दुबई पहुंच गए। इसके अलावा मैंने एक गलती की, मैंने अपनी फ़्लाइट में लाहौर से दुबई के लिए डायबिटिक मील चूज़ कर लिया, स्पेशल मील। तो जो कि बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ये खाना बहुत ही टेस्टलेस था, और ऑमलेट था, इसके साथ कुछ और मशरूम्स में कुछ बना हुआ था, साथ में एस्पैरागस था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, और मैंने कहा ये गलती आइंदा से नहीं करनी। अल्लाह का शुक्र है कि अभी
काफ़ी नॉर्मल हालात हैं, डाइट का काफ़ी ख्याल रखता हूँ। तो इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, बस ऐसे ही जो है ना वो चुल हुई शायद कि ट्राई करते हैं लेकिन वो अच्छा एक मील नहीं रहा मेरे लिए। तो इसको जो ना आइंदा से तो अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत पड़े इसकी। अलसुब का वक्त था और बहुत खूबसूरत नज़ारे थे नीचे, और जैसे ही जो है ना दुबई पहुँचा हूँ तो बहुत मज़ा आया। ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर जहाज़ खड़े हुए थे और A380 जो है ना वो देखने का मौका मिला। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे जो है ना A380 मिले नेक्स्ट फ़्लाइट में, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका। गुड थिंग ये है कि वो वापसी पे मुझे मिल गया। तो उसके बाद दुबई आके जो ना एक अलग ही फ़ील होती है, अलग ही वाइब होती है। और ये भी शुक्र था कि मुझे लगेज नहीं संभालना पड़ा, सिर्फ हैंड कैरी था मेरे पास, और मैं जो ना अपना सही इंजॉय मोड में जो ना वो जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से वहाँ पे पहुँचा, उनके डेस्क पे दुबई कनेक्ट के उन्होंने बोला कि वीज़ा अप्लाई करना होगा। मैंने उन्हें दिखाया मेरे पास एमिरेट्स ID है, तो उन्होंने कहा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आप जो ना वहाँ से एग्ज़िट हो जाएँ गेट से। तो ऑटोमेटिक गेट है उनके दुबई एयरपोर्ट पे जहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। पासपोर्ट लगाया, उसने रेटिना स्कैन किया मेरा और गेट ओपन हो गया, और मैं फिर उनके लाउंज में जाके बैठ गया जहाँ पे मुझे वेट करना था शटल बस का। तो काफ़ी और भी पैसेंजर्स आ गए वहाँ पे उतनी देर में, और वो शटल बस में बिला के जो ना वो हमें होटल में लेके गए हैं। तो होटल बड़ा VIP था, 4 स्टार होटल था, एयरपोर्ट के पास ही था, तकरीबन 6-7 मिनट्स की मुसाफत पे। तो कॉपथॉन एयरपोर्ट होटल उसका नाम है, 4 स्टार होटल था। जैसे ही पहुँचे उन्होंने जो ना बोला कि तमाम पैसेंजर्स को कि आप लोग जो है ना ब्रेकफास्ट कर लें, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, और आपको हम सब जो है ना 11 बजे रिंग करेंगे रूम में, और आपने 11:30 बजे चेकआउट कर लेना। तो उस टाइम तकरीबन 8 बज रहे थे और मैं रूम में गया हूँ, और ये आपको रूम दिखाता हूँ मैं। रूम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था, 2 पर्सनस के लिए था, और मिनिमम 2 पर्सनस के लिए वहाँ पे होता है। तो रूम बहुत ज़बरदस्त था, साफ़ सुथरा था, और मैट्रेस बहुत कमाल था। तो हम तो जो जाके वहाँ पे उसके ऊपर गिर गए हैं, और फिर नाश्ते के लिए नीचे गया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उनका कॉरिडोर था, जिसमें रूम्स नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ा होटल था, और उसका मकसद यही था कि यहाँ पे सिर्फ ले ओवर्स वाले पैसेंजर्स आएंगे, एमिरेट्स या किसी और फ्लाइट के अगर कोई है उनका कॉन्टैक्ट वगैरह। तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए कहा, और बड़ा लैविश किस्म का ब्रेकफास्ट था, हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। नाश्ता खा रहे हैं जी, और
फ्रूट खाया है, पैनकेक खाए हैं और 2 चिकन सॉसेजेस। बहुत मज़ा आया है और जो मज़ा योगर्ट खाने का आया ना वो किसी चीज़ का नहीं आया। अकेला था लेकिन थोड़ा सा बोर भी हो रहा था, लेकिन बस अब मैनेज करना था तो बस जो कुछ हो सकता था वो करने की कोशिश की और इन्जॉय किया अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद रूम में आया हूँ, थोड़ी देर आराम किया 2 घंटे तकरीबन, और बेल हो गई है 11 बजे। उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और जो है ना चेकआउट किया, नीचे शटल बस आई है, शटल बस पर बैठ के वापस एयरपोर्ट और अपना फ़्लाइट के लिए जो है ना जाना था। लेकिन जो है ना मैंने कहा इस बार मैंने मरहबा लाउंज ट्राई करना है और मैं मरहबा लाउंज ट्राई किया। बहुत मुझे मज़ा आया वहाँ पे, बहुत अच्छे जो ना वो फूड ऑप्शंस थे वहाँ पे। तो सारे तो नहीं ट्राई किए लेकिन जो अच्छे लगे मुझे मैंने वो ट्राई किए। और उसके बाद जितना मैक्सिमम टाइम बैठ सकता था मैं वहाँ पे बैठा हूँ और तकरीबन मेरी फ़्लाइट जाने में 40 मिनट रह गए थे। तो फिर मैं जो है ना मैंने कहा चलो अब चलता हूँ मैं। वो फिर वहाँ से ए गेट से बी में ट्रांसफ़र होना था, मुझे बी में जाना था, तो वो ट्रेन लेके जाती है आपको एयरपोर्ट के अंदर। तो उसमें बैठ के जो ना पहुँचा हूँ और फिर बाद में आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ कितना मेगा स्ट्रक्चर है ये दुबई एयरपोर्ट का। मतलब एक शानदार किस्म का एयरपोर्ट है कि एयरपोर्ट वाकई जो ना वो जिसे कहते हैं कि एयरपोर्ट है। मुझे बहुत मज़ा आया इस बार दुबई एयरपोर्ट पे, एंजॉय किया मैंने अपना टाइम। और फिर अपने गेट पे पहुंच रहा था मैं, 2016 था या शायद इस तरह करके था, तो टाइमली पहुंच गया हूँ। और क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो ना ऑलरेडी जहाज़ में सवार हो चुके थे और मैं भी जो है सवार हो गया और टाइमली जो है ना जहाज़ निकला है। बहुत लंबी फ़्लाइट थी, तकरीबन 8.5 घंटे की फ़्लाइट थी। इससे पहले मैंने इतनी लंबी फ़्लाइट नहीं कभी ली। मैक्सिमम 6 तक थी मलेशिया से लाहौर वाली, लेकिन ये वाली मेरे लिए बहुत लंबी थी और मैं थक गया इवेंचुअली। लेकिन मैंने अपना वक्त जो है ना वो 3 घंटे की मूवीज़ देख के जो ना वो पास किया। फिर बाद में मेरे साथ एक ब्रिटिश लेडी बैठी हुई थी, उनके साथ जो ना काफ़ी अच्छी गपशप हुई। वो अपना बता रही थी अपने बारे में, अपनी बेटी के बारे में, अपने दामाद के बारे में कि कैसे वो दुबई में रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो ना उनके साथ भी टाइम स्पेंड हुआ मेरा। और बिलाकर जो ना हम अपने डेस्टिनेशन लिस्बन पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते जो ना वो तकरीबन वहाँ का टाइम जो था 7 या 8 बज चुके थे। तो अब सिर्फ जो ना वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि जो उनका इमिग्रेशन काउंटर है वहाँ पे मुझे थोड़ी सी नर्वस जो ना वो मैं अपने आप को फील कर रहा था कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि डिनाइड एंट्री का सीन भी हो जाता है यूजुअली। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो ना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और मुझे उसने वो स्टैम्प कर दी पासपोर्ट पे। और उसके बाद जो ना मैं वहाँ से एयरपोर्ट से निकला हूँ, मेट्रो पे बैठा हूँ और अपने जो अपार्टमेंट है उसके पास पहुँच गया। अपार्टमेंट पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, था तो वो बिल्कुल मेट्रो के पास ही, लेकिन उसको ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ बिल्डिंग नंबर्स की वजह से। बिल्डिंग नंबर्स बड़े मतलब कंफ्यूजिंग थे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे बुला के मैंने एक शॉपकीपर से पूछा, वो पुर्तगाली था, पुर्तगीज़ में बात कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसको मैंने सिर्फ जो ना उसकी तस्वीर दिखाई कि ये अपार्टमेंट है, इसकी ये बिल्डिंग की जो ना वो तस्वीर है। उसने मुझे जो ना इशारे से बोला कि क्रॉस करो सड़क और जो ना वो सामने उस तरफ जाओ, उधर होगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, नंबर ये है और नेक्स्ट नंबर इधर आसपास ही होना चाहिए, तो ये क्रॉस क्यों करना पड़ रहा है, और वो भी पल्ली साइड पे। लेकिन वो मैंने उसकी बात मान ली और वो वाकई ऐसे हुआ कि उसने मुझे लाहौरी बन के नहीं दिखाया उसने मुझे सही गाइड किया। तो लाहौरी जो है इस बारे में काफ़ी मशहूर हैं कि वो गलत रास्ता बताते हैं तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे पहुँच गया और मेरे पास पासपोर्ट्स थे एंट्री के लिए, और लिफ्ट से ऊपर गया हूँ और अपार्टमेंट तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया। दोस्तों से मिला हूँ जो ऑलरेडी वहाँ पे दोनों थे। और ये जो ना इस तरह जो ना वो हमारा जो ना फर्स्ट डे जो ना वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी।
और आप लोगों को यूरोप की सैर करवाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।